हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम अपना लेसन जो हमने स्टार्ट कर रखा था, लेसन है हमारा ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। हम यहाँ पूरी की पूरी एनसीईआरटी में जो हमारे लेसन हैं उनको रीड कर रहे हैं। तो हमने आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे सील्स होती है मोहरें, स्क्रिप्ट, लिपि, वेट्स यानी कि बाट। इनके बारे में हम रीड करेंगे। यहाँ ऊपर जो आपको पिक्चर दिखाई गई है, लेटर्स ऑन एन एंशिएंट साइन बोर्ड। एक साइन बोर्ड था और ये साइन बोर्ड मैं आपको बता दूँ कहाँ से मिला था। तो ये धोलावीरा से मिला था। आपके यहाँ थोड़ा सा बता नहीं रखा है लेसन में, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये कहाँ से मिला था। तो ये धोलावीरा से मिला था। यहाँ पर कुछ एक इन्होंने जिस तरह से भी इनकी लैंग्वेज थी वैसे इन्होंने साइन को बना रखा है। तो हम नेक्स्ट करते हैं इसमें सील्स एंड सीलिंग्स, मोहरें और मुद्राकन। सील्स एंड सीलिंग वर यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। कि संचार प्रणाली के लिए जो लंबी दूरी का वो था जहाँ पर संचार प्रणाली करनी थी उसके लिए सील और सीलिंग का यूज़ किया जाता था। इमेजिन ए बैग, यहाँ पर बता रखा है कि इमेज करो एक बैग ऑफ गुड्स बीइंग सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कि एक सामान से, गुड्स मीन सामान होता है, एक सामान से भरा हुआ बैग एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है। इट्स माउथ वॉज टाइट विद रोप, उसके मुंह को ना, रोप मीन्स होता है रस्सी, रस्सी से बांध रखा है। तो आप बिल्कुल इमेजिन करके देखो इस बात को, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ सोचते रहो, अपने मन में एक इमेज बनाओ इस तरह से कि हाँ ऐसा है। फिर आपको पता लग जाएगा। एक क्वेश्चन ये बनता है इसमें कि सील्स एंड सीलिंग का यूज़ किस लिए किया जाता था। तो इसका यूज लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए किया जाता था। तो उसको ना, उसके मुंह को बिल्कुल रस्सी से बांध रखा था, उस बैग के मुंह को। एंड ऑन द नोट वॉज अफिक्स सम वेट क्ले ऑन विच वन और मोर सील्स वर प्रेस्ड लिविंग एन इम्प्रेशन। उसके ऊपर है ना, जो मुंह बांध रखा था उस मुंह के ऊपर उन्होंने मिट्टी का एक लेप लगा रखा था और वो लेप सूखा हुआ था और बिल्कुल प्रेस करके उसके ऊपर मोहर लगाई हुई थी। जैसे आजकल भी मोहर हैं हम यूज़ करते हैं सील का, तो उसी तरह से इन्होंने मोहर लगा रखी थी उसके ऊपर। इट मीन्ट दैट इफ़ द बैग रीच्ड विद इट्स सीलिंग इंटैक्ट, इट मीन्ट दैट इट हैड नॉट बीन टेम्परेटेड विद। अगर जैसे मिट्टी का लेप कर रखा है उसके मुंह के ऊपर, बैग का जो मुंह था टाइट रस्सी से बंद कर दिया, फिर इसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा दिया, उस मिट्टी के लेप के ऊपर मोहर लगा दी गई। देखो अगर कोई सामान को खोल लेगा ना तो क्या है, मिट्टी नहीं रहेगी उसके ऊपर, जो मोहर है वो भी पूर्ण रूप से नहीं रह पाएंगी। अगर किसी ने छेड़खानी उसके साथ की ही नहीं है, बैग के साथ किसी ने बीच में खोला ही नहीं है उसको रास्ते में, तो जो नेक्स्ट जिसके पास वो भेजा जाता था सामान, तो वो समझ जाता था कि जो सामान इसमें भेजा गया बैग में कोई छेड़खानी नहीं की गई है। तो इस बात से हमें ये पता लगता है कि सील्स एंड सीलिंग का लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग इस तरह से किया जाता था। ठीक है, समझ में आया आपको कि जो लंबी दूरी का वो है उसके लिए सील्स एंड सीलिंग का इस तरह से यूज़ किया जाता था, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ये वर्ड आपने अच्छे से लर्न रखना है। एन एनमेटिंग स्क्रिप्ट, एक रहस्यमयी लिपि, यानी कि जो हड़प्पा की लिपि थी वो काफ़ी रहस्यमयी थी। देखो रहस्य मैं अगर आपको कह दूँ कि एक रहस्य है, यानी रहस्य वो है जिस बात के बारे में हम जानते ही नहीं हैं, वो हमारे लिए रहस्य है। तो ऐसी ही जो हड़प्पा में लिपि थी वो एक रहस्यमयी थी, उसके बारे में कोई नहीं जानता था, क्योंकि ऐसे चिन्ह यूज किए गए थे जिसको पढ़ा ही नहीं गया था, अनडिसाइफर थी ये। यानी कि जो हड़प्पा की स्क्रिप्ट थी वो अनडिसाइफर थी। ये वर्ड आपने यहाँ पर यूज़ करना है। तो अब इसमें पढ़ते हैं हम। हड़प्पन सील्स यूजली हैव ए लाइन ऑफ राइटिंग प्रोबली कंटेनिंग द नेम एंड द टाइटल ऑफ द ओनर। Scholars have also suggested that the motif नीचे गई
conveyed a meaning to those who could not read। कि जो सील वगैरह हड़प्पा में यूज की जाती थी कि वहाँ पर नेम और उसकी उपाधि मालिक की लिखी जाती थी। उसके ऊपर जो जैसे मोहर होती है ना, मोहर के ऊपर हम लिख देते हैं स्कूल का नाम लिख दिया, जैसे एमडीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इसी तरह से वहाँ ना ये बता रखा है कि मोहर के ऊपर है ना मालिक और उसका नाम, उसका टाइटल, टाइटल मीन्स होता है उपाधि, तो उपाधि के बारे में लिखा गया था। जनरली एनिमल, सामान्य रूप से एनिमल भी हो सकता है उसके ऊपर, लेकिन कोई पढ़ नहीं पाया। हु कुड नॉट रीड, तो इसको पढ़ नहीं पाए थे। मोस्ट इंस्क्रिप्शन आर शॉर्ट, इंस्क्रिप्शन होता है अभिलेख, कि बहुत सारे जो अभिलेख थे वो बहुत ज़्यादा छोटे थे। हैव ए द लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइंस, और जो सबसे लंबा अभिलेख मिला है उसमें 26 चिन्ह थे। तो आपने ये क्वेश्चन याद रखना है कि जो सबसे लंबा इंस्क्रिप्शन मिला है उसमें कितने साइन थे, तो उसमें 26 साइन थे। ऑल दो द स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडिसाइफर टू डेट, कि पढ़ी ही नहीं गई है। इट वॉज एविडेंटली नोट अल्फ़ाबेटिकली, देखो ये वर्ड आप अच्छे से याद रखना कि जो हड़प्पा की लिपि है वो अल्फ़ाबेटिकल नहीं थी। अल्फ़ाबेटिकल जैसे आप समझते हो A to Z, इनको अल्फ़ाबेट बोलते हैं, तो इस तरह से हड़प्पा की लिपि नहीं थी। वेयर इज साइन स्टैंड फॉर ए वोवल और ए कॉन्स्टेंट, जैसे अपने अल्फ़ाबेट में क्या होते हैं वोवल और कॉन्सोनेंट, तो इस तरह से हड़प्पा की कोई लिपि थी ही नहीं। एज इट हैज़ जस्ट टू मैनी साइंस समवेयर बिटवीन 375 एंड 400, तो जो चिन्ह थे इसमें वो 375 से 400 तक थे। देखो एक सबसे लंबा अभिलेख मिला है, इंस्क्रिप्शन मिला है, उसमें 26 चिन्ह थे। फिर जो साइंस मिले हैं वो 375 से लगभग 400 के पास थे। इट इज़ अपीरेंट दैट द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ये लाइन आप अच्छे से लर्न करेंगे कि जो हड़प्पा की लिपि है वो राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी, और हम कैसे लिखते हैं लेफ़्ट टू राइट। तो आपने इसको इस तरह से लर्न रखना है कि जैसे हम लिखते हैं उसके बिल्कुल अपोजिट हड़प्पा वाले लिखते हैं, तो आपको याद रह जाएगी, फिर लेफ़्ट और राइट में कंफ्यूज नहीं होंगे। कुछ बच्चों को फिर भी ये लगता है कि कंफ्यूज, तो जब आप लिखते हो ना आपको पता है ये कैसे लिखते हो, तो देख लो ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ़्ट है, उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको लर्न कर सकते हैं अच्छे से। ये सिर्फ है ना रट्टाफिकेशन की बातें नहीं हैं, समझने की बातें हैं, तो इनको आप अच्छे से इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे आप लिख रहे हो बिल्कुल उसके अपोजिट ही क्या था, हड़प्पा की लिपि थी। As some seals show a wider spacing on the right and cramping on the left, as if the engraver began working from उड़ा रहे नीचे जा। तो इन्होंने ना ये आइडिया इसलिए लगाया क्योंकि एक साइड है ना बिल्कुल ज़्यादा स्पेस रह जाता था, जैसे ये राइट की साइड है ना स्पेस छोड़ देते थे थोड़ा सा, और लेफ़्ट की साइड नहीं होता था, तो इससे एक अनुमान ही लगाया गया है कि शायद ये राइट टू लेफ़्ट लिखते होंगे। कंडीशनर द वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन विच राइटिंग हैज़ बीन फाउंड, सील्स, कॉपर, टूल, रिम्स ऑफ जार, कॉपर, टेराकोटा टेबल्स, ज्वेलरी, बोन, रोड्स, इवन इन एंशिएंट साइन बोर्ड। तो ये कुछ एक साइन बोर्ड इस तरह से मिले हैं, प्राचीन हैं जो। रिमेंबर देयर में have been writing on perishable materials too. Could this mean that literacy was widespread? ठीक है, तो यहाँ पर एनमेटिक स्क्रिप्ट यानी कि एक रहस्यमय स्क्रिप्ट मिली है जिसमें 26 साइंस हैं, 375 से 400 के बीच में कुछ अभिलेख हैं, जो सबसे बड़ा जो मिला है उसमें 26 साइन है। अब हम करते हैं वेट के बारे में। यहाँ पर एक सीलिंग है, देखो ये सीलिंग फ्रॉम रोपड़। रोपड़ कहाँ है, पंजाब के अंदर है। इसके ऊपर एनिमल का नज़र आ रही है हमें एक पिक्चर, तो इस तरह से ये लगा देते थे। वेट यानी कि बाट, एक्सचेंज वर रेगुलेटेड बाय ए प्रेसिस सिस्टम ऑफ वेट्स।
यूजली मेड ऑफ ए स्टोन कॉल्ड चर्ट एंड जनरली क्यूबिकल। तो आपने ये दोनों ही वर्ड याद रखने हैं कि जो बाट हैं वो चर्ट नामक पत्थर से बने थे और उनका जो आकार था वो क्यूबिकल था। विद नो मार्किंग्स, कोई मार्क नहीं था उनके ऊपर। द लोअर डेनोमिनेशन ऑफ वेट्स वर बाइनरी। बाइनरी सिस्टम में यूज होता था 1 to 4, फिर आगे 8, इस तरह से चलता था। वाइल द हायर डोमिनेशन फ्लोवर द डेसिमल सिस्टम। और कौन सा सिस्टम था? दशमलव प्रणाली पर आधारित था। इस वाली लाइन को भी आप याद करेंगे। मैंने आपको सारी की सारी ये लाइन अंडरलाइन करवा रखी हैं, तो वहाँ से आप इजीली इनको समझ सकते हैं। द स्मॉलर वेट्स वर प्रोबली यूज्ड फॉर वेइंग ज्वेलरी एंड बीड्स। कि मोस्टली जो बाट वगैरह हैं वो यूज़ किस लिए किए जाते थे? ज्वेलरी और बीड्स मनकों वगैरह को तोड़ने के लिए। मेटल स्केल पेन हैव आल्सो बीन फाउंड। एक धातु से ये पैमाना है, जो ये पैमाना मिला है वहाँ पर। तो इस तरह से बाट का ये यूज करते थे। किससे बना था बाट? चर्ट नामक स्टोन से बना था। अच्छा, कौन सा सिस्टम यूज किया था इन्होंने? डेसिमल यूज किया था। आकार कैसा था उसका? क्यूबिकल था। एंशिएंट अथॉरिटी। देयर आर इंडिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजन being taken and implemented in Harappan society. Take for instance the extraordinary uniformity of Harappan artifact। ये ना यहाँ पर आर्टिफैक्ट जो पूरा वस्तुएं मिली थी उनके बारे में बताया गया है। तो कुछ एक एक्टिविटीज़ है जो हम यहाँ से पढ़ेंगे। ये आपको मैं दिखा देती हूँ। प्रीस्ट किंग, एक पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है, तो इसको आप देख सकते हो अच्छे से कि एक पुरोहित राजा की मूर्ति मिली थी। बाकी इतना कुछ जिक्र नहीं मिलेगा आपको। प्लेसेस एंड किंग्स, राजप्रसाद यानी कि जिनको महल बोल देते हैं हम, और राजा। तो ये अब हड़प्पा सभ्यता में राजा वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं। इफ़ वी लुक ए सेंटर ऑफ पावर और फोर डिपिक्शन ऑफ पीपल इन पावर। क्या आपने देखा होगा लगभग, यदि हम देखते हैं कि या तो पावर केंद्र में थी या फिर लोगों के उसमें थी, तो आर्कोलॉजिस्ट रिकॉर्ड प्रोवाइड नो इमीडिएट आंसर कि पावर सेंटर में थी या फिर ये पावर पीपल के पास थी, यानी कि हड़प्पा के लोगों के पास थी। तो इसके बारे में आर्कोलॉजिस्ट को कोई ऐसा एविडेंस मिला ही नहीं है जिससे वो इमीडिएटली इसका आंसर दे पाएँ। ए लार्ज बिल्डिंग फाउंड एट मोहनजोदड़ो। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग मोहनजोदड़ो में मिली है। वॉज लेबल्ड एज बाय आर्कोलॉजिस्ट बट नो स्कल्पचर फाइंड वर एसोसिएटेड विद इट। कि शायद वो एक राजमहल हो सकता है, बट उसके बारे में भी उनको कोई खास नॉलेज नहीं हुई है, वो सिर्फ एक उनका अनुमान था। ए स्टोन स्टैचू वॉज लेबल्ड एंड कंटिन्यू टू बी नोन एज द प्रीस्ट किंग। तो एक स्टोन से, पत्थर से बना हुआ स्टैचू उनको मिला है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया इन्होंने कि यह प्रीस्ट किंग हो सकता है, पुरोहित राजा हो सकता है। दिस इज़ बिकॉज आर्कोलॉजिस्ट वर फैमिलर विद मेसोपोटामियन हिस्ट्री एंड इट्स प्रीस्ट किंग। क्योंकि जो आर्कोलॉजिस्ट थे वे अच्छी तरह से मेसोपोटामिया की इतिहास से भी परिचित थे और प्रीस्ट किंग से। एंड हैव फाउंड पैरेलल इन द इंडस रीजन। तो उसी समय, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि समकालीन थी हड़प्पा की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। But as we will see, the ritual practice of the Harappan civilization are not well understood yet, nor are there any means of knowing whether those who performed them also held political power। कि कुछ एक धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए ये परफॉर्म करते थे, ऐसा प्रीस्ट किंग के बारे में कहा जाता है। कुछ पॉलिटिकल पावर थी, यानी कि राजनीतिक किस तरह से वो अटेंड करते थे चीज़ों को, वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं। सम आर्कोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपोनियन। कुछ आर्कोलॉजिस्ट थे जिनके विचार में क्या था, दैट हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर्स। वो कहते थे कि हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वगैरह था ही नहीं। एंड दैट एवरीबडी इंजॉयड इक्वल स्टेट्स। कि सारे है ना लोग, सबकी अपनी ही पावर होती थी, सारे इक्वल रूप से इंजॉय करते थे। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था कि राजा के पास पावर है और राजा ही हड़प्पा सभ्यता को चला रहा है। तो कुछ आर्कोलॉजिस्ट ने ऐसा भी माना है। अदर फील्ड देयर वॉज नो सिंगल रूलर बट सेवर। कि कोई केवल एक सिंगल राजा ही नहीं था, यहाँ पर तो सारे ही राजा थे, मतलब
सबके पास अपनी पावर थी, कहने का अर्थ ये है इसमें। दैट मोहनजोदड़ो हैड ए सेपरेट रूलर, कि मोहनजोदड़ो के पास एक अलग से राजा होगा, हड़प्पा अनदर एंड सो फोर्थ। येट अदर्स आर्ग्यू दैट देयर वॉज ए सिंगल स्टेट गिवन द सिमिलरिटी इन आर्टिफैक्ट। The evidence of planned settlements, the standardized ratio of brick size, and the stability of settlements near source of raw material। तो बस ये राजा के बारे में अलग अलग आर्कोलॉजिस्ट ना अपने अपने विचार दे रहे हैं, बट कोई ख़ास डिसीजन, कोई ख़ास आंसर हमें भी इसमें देखने को ऐसा नहीं मिलता कि पावर सभी के पास थी या फिर एक राजा था वहाँ, क्योंकि राजा के बारे में इतना कोई जिक्र नहीं आया है। हाँ, एक स्टैचू ज़रूर मिला है, और स्टैचू के बारे में भी आर्कोलॉजिस्ट ने एक अपना अनुमान ही लगाया भी, शायद ये पुरोहित राजा, जो पुरोहित वगैरह होते थे ना, धार्मिक अनुष्ठान करते थे, कि शायद ये वो हो सकता है, क्योंकि उसको थोड़ा सा दर्जा समाज में ज़्यादा प्राप्त था, क्योंकि वो धार्मिक अनुष्ठान करता था, तो इस तरह से उसको कह दिया गया है। बाकी इतनी नॉलेज किसी राजा वगैरह के बारे में नहीं मिली है। अब हम करते हैं इस हड़प्पा सभ्यता का एंड मैं लेसन का नहीं कर रही हूँ, केवल यहाँ पर जो वर्ड आया है द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, यानी कि सभ्यता का अंत। देयर इज एविडेंस दैट बाय 18,000 BCE most of the mature हड़प्पा sites in regions such as चोलिस्तान had been abandoned, कि कुछ एक एविडेंस ऐसे मिले हैं कि 1800 ईस्वी के आसपास की बात है कि हड़प्पा जो साइट मिली है उसने अपने कुछ एक क्षेत्रों को छोड़ दिया था, जैसे चोलिस्तान वगैरह है। देयर वॉज एन एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू न्यू सेटलमेंट्स इन गुजरात, हरियाणा एंड वेस्टर्न, कि कुछ एक साइट है ना नई आने लगी थी, जैसे गुजरात में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में, ये नई नई साइट, यानी कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारी वस्तुएं हमको मिलने लगी थी। इन फ्यू हड़प्पा साइट्स दैट कंटिन्यू टू बी ऑक्यूपाइड आफ्टर 19,000 BC, देयर अपीयर्स टू हैव बीन ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कल्चर मार्केट बाय डिसअपीयर्स ऑफ द डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द सिविलाइजेशन, कि यहाँ से कुछ जो पूरा वस्तुएं वगैरह मिली थी, कुछ मटेरियल मिला था, वो भी धीरे धीरे क्या है, लुप्त होने लगा था, जैसे बाट हैं, सील्स हैं, स्पेशल, क्योंकि जैसे जैसे समय चेंज होता रहा वैसे वैसे नई चीज़ों की खोज होती गई, पुरानी चीज़ों का इतना वो नहीं हुआ, तो इससे भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। ये ना अलग अलग आर्कोलॉजिस्ट ने अलग अलग बातें बताई हैं, कोई एक कारण इसके लिए नहीं मानना। हाँ, आपका एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण क्या माना जाता है, तो वो बाढ़ माना जाता है, तब वहाँ पर आप फ्लड करेंगे। लेकिन ये यहाँ पर आर्कोलॉजिस्ट ने अलग अलग सारी बातें बताई हैं इन्होंने। तो देखिए, वेट, सील, स्पेशल बीड्स, राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन आल्सो डिजापेयर, तो ये सारे के सारे क्या है, लुप्त हो गए। इन जनरल फॉर फ्यूअर मटेरियल्स वर यूज टू मेक फॉर फ्यूअर थिंग्स। हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर वर नो लॉन्गर प्रोड्यूस, कि पहले कुछ और तकनीक थी हाउस बनाने की, फिर समय के अनुसार बदलती गई, तो ये सब भी है ना हड़प्पा सभ्यता की धीरे धीरे समाप्ति की ओर था। ओवरऑल आर्टिफैक्ट एंड सेटलमेंट इंडिकेट ए रूरल वे ऑफ लाइफ इन व्हाट आर कॉल्ड लेट हड़प्पा और सक्सेसर कल्चर, तो बाद वाला जो कहा जाने लगा उसको सक्सेसर और लेट हड़प्पा कहा जाने लगा। व्हाट ब्रोट, आगे ये आपके क्वेश्चन वगैरह कुछ दे रखे हैं इन्होंने कि किस तरह से इन्होंने वो किया, लास्ट देख लेते हैं हम। फिर उन्होंने बताया कि कुछ एक चेंज थे, रेंज फॉर क्लाइमेट चेंज था, जिसकी वजह से वो हुआ, इन लाइनों को नोट कर लो आप। डिफोरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड एंड शिफ्टिंग एंड और ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स टू ओवर यूज ऑफ द लैंडस्केप, ये कुछ एक कह रहे कि काज थे, यानी कि कारण थे इसके नष्ट होने के। इट अपीयर्स दैट ए स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट perhaps the Harappa state come to an end. This is the evidence by the disappearance of seal, script, distinctive beads, pottery, कि सारे के सारे सिस्टम है ना, प्रणाली, वो सब बदल चुका था, सारी चीज़ों को डेक्लाइन होता है, पतन होने लगा था, अबंडमेंट छोड़ दी गई थी सारी की सारी चीज़ें, और कुछ नई चीज़ें उभर कर सामने आई थी, कुछ नए शहर उभर कर सामने आए थे, जिसकी वजह से ये क्या हुआ, धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। एक ये झूकर वर्ड लिखा हुआ है जो चंदखुदड़ों के लिए यूज किया गया, झूकर,
ये सीसवाल संस्कृति हिसार के अंदर थी, रंगपुर गुजरात के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे डिस्कवरिंग द हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में सारा कुछ मैंने आपको बता रखा है कि 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी ने की थी। सबसे पहले जो साइट खोजी गई थी वो क्या थी, हड़प्पा थी। तो यही बातें इसके अंदर हैं कि कुछ मटेरियल वगैरह मिले थे। तो नेक्स्ट हम जो करेंगे वो कणिगम कन्फ्यूजन यानी कि कणिगम के भ्रम को करेंगे। तो आप यहाँ तक अच्छे से लेसन को रीड करें। ओके।